हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ अ टू बॉडी प्रॉब्लम टू अ वन बॉडी प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। वो टॉपिक जो था वो कुछ इस प्रकार से था, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इनटू एन इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम। बट वो टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमएससी स्टूडेंट्स के लिए था। वहां पर जो हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, इस टॉपिक को डिस्कस किया था, वो हायर कंसेप्ट्स को लेकर डिस्कस किया था। जैसे कि हमने वहां पर लैग्रेंजियन कंसेप्ट का यूज करके उस टॉपिक को स्टडी किया था। बट बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक जो है वैसे नहीं करना है। आपको यहाँ पर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लेकर ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना होगा और एग्जाम में लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम भी अलग रहेगा, मैथमेटिकल स्टेप्स भी अलग रहेंगे, बट जो हमें लास्ट में रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टडी करते हैं आज का टॉपिक, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा करने पर हमें क्या कन्वीनियंस रहती है, हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम कंसीडर करेंगे जिसका ओरिजिन O होगा और यहाँ पर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, OX, OY, OZ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो मासेस कंसीडर करेंगे P एंड Q पॉइंट्स पर। पहला मास जो होगा उसका मास m1 होगा और दूसरा पार्टिकल जो होगा उसका मास यहाँ पर m2 रहने वाला है। हम मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 वेक्टर है, और सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है जो कि Q पॉइंट पर है उसका जो पोजीशन वेक्टर है O के रिस्पेक्ट में वो r2 वेक्टर है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स या दोनों बॉडीज जिनके मासेस m1 एंड m2 हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो हमारे पास जो pq वेक्टर होगा वो हमारे पास r वेक्टर होगा। अब यहाँ पर ये दोनों बॉडीज का कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है m1 m2, तो ये दोनों जो है वो इंटरेक्ट करेंगी और इनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन रहेगा। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेंगे और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो पार्टिकल 1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, अंदर की तरफ, और पार्टिकल 1 पर जो फोर्स लगाएगा उसे हम डिनोट करेंगे F21 वेक्टर से। जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रही है उसका नंबर बाद में आएगा और जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसका नंबर यहाँ पर पहले आएगा। फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा है, F21 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इसी तरह से पहला पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसे हम डिनोट करेंगे F12 वेक्टर से, मींस फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल दैट विल बी डिनोटेड बाय F12 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स भी जो होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर सेम रहेगा। F21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और F12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर सेम रहेगा, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Gm1 × m2 बाय r²। तो G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है,
बट यहाँ पर जो डायरेक्शन है इनकी वो ऑपोजिट रहने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स डायग्राम तो आपको स्टार्टिंग में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर टू बॉडीज 1 and 2 हैविंग मासेस m1 and m2 एट पॉइंट्स p and q रिस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ पर दो बॉडीज कंसिडर करनी है। पहली बॉडी का मास m1 है और पहली बॉडी p पॉइंट पर है, दूसरी बॉडी का मास m2 है और वो q पॉइंट पर है। लेट r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर बी देयर पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम। हम मान लेते हैं कि पहली बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o वो हमारे पास r1 वेक्टर है और सेकंड पार्टिकल का या सेकंड बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू o वो हमारे पास यहाँ पर r2 वेक्टर है। लेट pq इज इक्वल टू r इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। हम मान लेते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। मींस pq का जो मैग्नीट्यूड है, pq लाइन सेगमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर r होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि जो pq वेक्टर होगा हमारे पास वो यहाँ पर r वेक्टर के बराबर होगा, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल OPQ में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OPQ वी गेट। तो यहाँ पर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर हमें क्या देगा, OQ वेक्टर देगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल will give you the third side of the triangle. OP vector plus PQ vector will be equal to OQ vector. OP vector हमारे पास R1 वेक्टर है, PQ वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है और OQ वेक्टर हमारे पास R2 वेक्टर है। तो यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसका हम आगे यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 इज गिवन बाय। अब पहली बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी 1 जो है उस पर बॉडी 2 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा हमारे पास F21 वेक्टर और इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, F21 वेक्टर क्या है, ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय द बॉडी 2। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन जो है PQ वेक्टर की तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि PQ वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो r कैप है। तो F21 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो r कैप के अलोंग है। तो यहाँ पर r कैप जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस साइन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। बट आपको मास किसका लेना है, एक्सेलरेशन किसका लेना है, उस बॉडी का लेना है जिस पर ये फोर्स लग रही है। ये फोर्स जो है वो बॉडी 1 पर लग रही है। तो यहाँ पर मास जो है वो पहले पार्टिकल का आएगा m1 और एक्सेलरेशन भी पहले पार्टिकल का आएगा a1 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू दिस टर्म। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज r वेक्टर। तो यहाँ पर a1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं d2 r1 वेक्टर बाय d2 स्क्वायर, क्योंकि पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पर r1 वेक्टर है। तो यहाँ से d2 r1 वेक्टर बाय d2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 को नीचे भेज दो 1 बाय m1, साथ में ये टर्म आ जाएगी, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। जैसे हमने फर्स्ट बॉडी के लिए काम किया उसी तरह से हम सेकंड बॉडी के लिए काम करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1 इज गिवन बाय। बॉडी 2 पर फर्स्ट बॉडी के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F12 वेक्टर फोर्स लगेगा। F12 वेक्टर किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। बट यहाँ पर जो F12 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो r कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। r कैप इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर r कैप जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए जो माइनस साइन हमने यहाँ पर लगाना था r कैप के साथ वो हमने आगे लगा दिया है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि F12 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो r कैप के ऑपोजिट है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स जो है वो सेकंड बॉडी पर फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर मास जो है वो सेकंड बॉडी का आएगा m2, एक्सेलरेशन भी सेकंड बॉडी का आएगा a2 वेक्टर, और ये टर्म हमारे पास यहाँ पर ऐसी रहेगी। a2 वेक्टर को आप लिख सकते हैं d2 r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर इक्वल टू में सेम रहेगा। इस m2 को नीचे भेज दो तो आपके पास d2 r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर आ जाएगा -1 बाय m2 Gm1 m2 बाय r स्क्वायर r कैप। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स
सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का ही आगे यूज करते हुए हम इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कैसे रिड्यूस करेंगे, ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने ये दो इक्वेशन डराइव कर ली थी, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। अगर आपने इस प्रकार के सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का मोशन स्टडी करना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको r1 वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो d2r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर जो है वो क्या रह जाएगा, dr1 वेक्टर बाय dt रह जाएगा, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। जो रिजल्ट आपको मिलेगा फिर दोबारा आप उसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला डिफरेंशिएशन भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको r1 वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सेकंड इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करके आपको r1 वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको r1 वेक्टर मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया इस मास m1 का, तो आप इस r1 वेक्टर का टाइम डिफरेंशिएशन करके dr1 वेक्टर बाय dt करके आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि dr1 बाय dt जो है वो वेलोसिटी के बराबर होगा। इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करके आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को इसके मास से मल्टीप्लाई करके आप इस बॉडी के मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है इसको दो बार इंटीग्रेट करके आपको r2 वेक्टर मिलेगा, जिससे आप सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन, सेकंड पार्टिकल का, सेकंड बॉडी का मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर आपने इस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज के मोशन को डिस्कस करना है, स्टडी करना है, तो आपको ये दो इक्वेशन जो हैं वो सॉल्व करनी होंगी, जो कि एक दिखने में तो आसान लग रहा है बट काफी कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस प्रोसेस हो जाता है, काफी बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करके एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दें, मींस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज को ट्रांसफॉर्म कर दें वन बॉडी प्रॉब्लम में। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैथमेटिक्स है इस प्रॉब्लम का वो कम हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये प्रॉब्लम को स्टडी करना इजी हो जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, आइए वो उसको देखते हैं। द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज कैन बी स्टडीड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस 2 and 4। तो अगर आपने इस प्रकार के टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स होती है। इसके लिए आपको सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। However, it is always possible to reduce the problem of the motion of two bodies to that of one equivalent one body problem by introducing the concept of reduced mass. But हम इस प्रकार की टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में बहुत आसानी से कुछ स्टेप्स फॉलो करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वहां पर हमें एक नया कंसेप्ट देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट। रिड्यूस्ड मास जो है वो m1 m2 से रिलेटेड होता है। अब रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करना होगा साइड वाइज। तो आप क्या लिखेंगे, d2r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर माइनस d2r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से आप ये माइनस करेंगे, पहले ये टर्म लिखेंगे माइनस 1/m2 gm1 m2 बाय r स्क्वायर r कैप, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस 1/m1 gm1 m2 बाय r स्क्वायर r कैप। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा, एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और साथ में दोनों में से gm1 m2 बाय r स्क्वायर r कैप कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन वाले टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस कॉमन आ गया, gm1 m2 बाय r स्क्वायर r कैप कॉमन आ गया। अंदर आ जाएगा आपके पास प्लस का 1/2 क्योंकि माइनस साइन बाहर जा चुका है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/m1 क्योंकि माइनस साइन जो है वो बाहर जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए, d2 बाय dt स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर जो है वो r वेक्टर के बराबर था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी जगह तो हम r वेक्टर रखेंगे। और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू किसकी थी, ये हमारे पास F12 वेक्टर की वैल्यू थी, मींस फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल की वैल्यू थी। तो इसकी जगह पर हम F12 वेक्टर रख देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 3 in 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो आपको क्या मिलेगा, d2 बाय dt स्क्वायर r वेक्टर इज इक्वल टू 1/m2 प्लस 1/m1, इसकी जगह पर आप रख देंगे F12 वेक्टर। तो इस टर्म को आपको पुट करना है 1/μ d2r
वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, इसकी जगह आपने 1 बाय म्यू पुट कर दिया। f12 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आ जाए, म्यू इंटू d2 r वेक्टर बाय dt स्क्वायर इक्वल टू f12 वेक्टर आ गया। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी, जहां पर 1 बाय म्यू आपने किसको पुट किया है, 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m1 को पुट किया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा m1 m2, ऊपर आ गया m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज जिनके मासेस m1 m2 हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो बॉडीज हैं m1 m2, इसको आपने दोनों बॉडीज को रिड्यूस कर दिया एक सिंगल बॉडी में, और सिंगल बॉडी का जो मास होगा वो होगा हमारे पास रिड्यूस्ड मास, जिसे हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक सिंगल इक्वेशन रह गई है। कहाँ आपके पास दो इक्वेशंस थी, अब आपके पास सिंगल इक्वेशन रह गई है। मींस 6th इक्वेशन ने क्या किया है, एक टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बट यहाँ पर आपको एक नई टर्म देखने को मिलेगी जो कि होगा हमारे पास म्यू। यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक प्रकार की इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास फोर्स है। मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ टू बॉडीज को आप इस सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर म्यू जो है आपको रिड्यूस्ड मास देखने को मिलेगा। तो आपकी टू बॉडी प्रॉब्लम जो है इस इक्वेशन के द्वारा सिंगल बॉडी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन से और रिड्यूस मास के कंसेप्ट से हमें और क्या क्या कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 6th इक्वेशन तक डिराइव कर लिया था। 6th इक्वेशन जो है टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर रही थी, और यहाँ पर हमने रिड्यूस मास का जो एक्सप्रेशन निकाला था वो ये निकाला था। इसको आप 7th इक्वेशन दे दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर F12 वेक्टर आ रहा है, और F12 वेक्टर किसके बराबर था, माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप के बराबर था। तो पूरी इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। 6th इक्वेशन को आप पूरी इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स F12 वेक्टर हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पर जो मास आना चाहिए वो सेकंड पार्टिकल का आना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड पार्टिकल के लिए फोर्स आ रही है ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में ट्रांसफॉर्म करें तो हमारा जो मास m2 होगा वो किससे रिप्लेस हो चुका है, रिड्यूस्ड मास म्यू से रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर आप म्यू लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे m2, म्यू इन प्लेस ऑफ m2। m2 को किसने रिप्लेस कर दिया, म्यू ने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आपका दूसरा मास होगा m1, और यहाँ पर अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r डिस्टेंस होगा, ताकि हमारे पास ये जो इसे हम a पॉइंट मान लेते हैं, OA वेक्टर जो है वो हमारे पास r वेक्टर के बराबर होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस मास पर बाय दिस मास वो हमारे पास अंदर की तरफ होगी। F12 वेक्टर अंदर की तरफ होगा और आर कैप की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। दोनों जो की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो आप इस डायग्राम को इस डायग्राम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी है टू स्टडी द टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, क्योंकि ये अब सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास m1 जो है उसकी वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा हुई, m1 इज मच ग्रेटर देन m2, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, उस केस में m1 प्लस m2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली m1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि m1 जो है वो m2 जो है वो m1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो m2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो m1 प्लस m2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली m1 के बराबर होगा। तो अगर हम 8th इक्वेशन को 7th इक्वेशन में यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 8 in 7 वी गेट म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m1 m2
m1 प्लस m2 की जगह आप m1 रख देंगे, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली m2 के बराबर हो जाएगा। मींस इस केस में जो आपका m2 होगा वो लाइटर बॉडी होगा और वो म्यू के बराबर होगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा, और यहाँ पर m1 जो है वो हैवियर बॉडी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और उनमें से एक बॉडी लाइटर है, एक बॉडी हैवियर है, यहाँ पर m2 लाइटर है, m1 हैवियर है, तो उस केस में जो रिड्यूस्ड मास होगा सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का वो लाइटर बॉडी के मास के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, उसके सेम होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज विल बी अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है जिसमें एक हैवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है, तो उस केस में जो सिस्टम का रिड्यूस्ड मास होगा वो लाइटर बॉडी के मास के बराबर होगा। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, हमें नहीं पता वो बीच में है कहाँ पर है, हम मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, और हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यहां से लेके सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो r1 है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो हमारे पास r2 है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, m1 r1 इक्वल टू होगा किसके, m2 इंटू r2 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट r1 r2 बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास c फ्रॉम m1 m2 रिस्पेक्टिवली। तो r1 और r2 डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ मास इन दोनों मासेस से, तो आपके पास m1 r1 इक्वल टू m2 r2 के बराबर होगा। तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से m2 बाय m1 r2 के बराबर आ जाएगी, बट m2 जो है वो m1 से बहुत बहुत बड़ा है, सॉरी यहाँ पर m1 जो है वो m2 से बड़ा है, तभी आपका m2 बाय m1 का जो रेशो है वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि m1 की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है और ये बहुत छोटी वैल्यू है। जब आप एक छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। तो ये जो रेशो है वो 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, तो r1 जो है वो 0 के बराबर होगा। r1 0 को होने का मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास और m1 के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ये 0 हो चुका है, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो m1 पर लाई करेगा, ओरिजिन O पर लाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक सिस्टम होता है दो बॉडीज का, जिसमें एक बॉडी हैवियर होती है एक बॉडी लाइटर होती है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर बॉडी पर लाई करता है। जैसे हमारे पास कैपलर सर ने जब प्लैनेटरी मोशन को डिस्कस किया था तो उन्होंने सन को सेंटर ऑफ मास माना था, क्योंकि सन का मास जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रिजल्ट जो है वो बहुत इजीली मैथमेटिक्स के द्वारा भी हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा हैवियर बॉडी पर लाई करेगा, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और यहाँ पर बाकी सभी प्लैनेट्स का मास जो है सन के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होगा। तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे द सेंटर ऑफ मास कंसाइड्स विद हैवियर मास m2। तो रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट से हमें दो चीजें क्लियर हुई कि जो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का वो हमेशा हैवियर मास पर कंसाइड करता है, और जो रिड्यूस्ड मास होता है सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का वो लाइटर बॉडी के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम में यहाँ तक करना है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।